हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। फिर से साइंस का सुपर 25 क्वेश्चंस में देखेंगे हम लोग। साइंस के 25 क्वेश्चन जिसमें देखते हैं 25 क्वेश्चंस में आपका यह 6वां सेट है, जो कि हर रोज़ रात्रि 9 बजे MCQ सेशंस के रूप में होता है। और यह सारे क्वेश्चन जो होते हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए अति उपयोगी है। क्यों उपयोगी हैं? क्योंकि यह सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ग्रुप डी के आए हुए क्वेश्चन हैं, और उनके आधार पे ताकि आपको इस सेशंस में यही पता चल पाता है कि ग्रुप डी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। तो हम लोग इस सेट 6वां नंबर सेट है जिसमें 25 क्वेश्चन होता है, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस सेशंस को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएँ, और उसके बाद इस सेशन को स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए एक बार सब लोग लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, सब लोग को जोड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए सभी लोग। 6ठा सेट में इससे पहले 5 सेट हो चुका है। हर रोज़ हम लोग रात 9 बजे जुड़ते हैं और यह MCQ सेशंस के रूप में होता है। 25 क्वेश्चन होते हैं जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, कभी फिजिक्स के 9 क्वेश्चन तो कभी केमिस्ट्री के 9 क्वेश्चन। तो फिजिक्स के आज 9 क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के आज 8 क्वेश्चन हैं, और जो बायो है बायो के 8 क्वेश्चन हैं। टोटल क्वेश्चन जो हैं 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कि फिजिक्स के 9 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चन और बायो के 8 क्वेश्चन को संग्रहित किया गया। एक क्वेश्चन जो है टोटल 2018 के प्रीवियस ईयर्स में ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, और यह सेट नंबर 6ठा है। तो एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं। एक बार सभी लोग जुड़ जाएं तो स्टार्ट कर देते हैं। एक मिनट वेट कर लेते हैं, सभी लोग को जुड़ने देते हैं। बहुत लोग लेट से जुड़ते हैं, जो लोग लेट से जुड़ते हैं उनका छूट जाता है, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि आनंद आए। सभी लोग साथ में होते हैं तो टेस्ट देने का आनंद होता है। तो आप लोग जुड़िए जल्दी जल्दी, आप लोग बहुत लेट जुड़ते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए और जुड़िए जल्दी जल्दी जल्दी। सभी को बोलिए जुड़ने के लिए, शेयर कीजिए, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और सभी लोग को बोलिए सेशन स्टार्ट हो गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फिर से समझ लेते हैं। RRC ग्रुप डी के लिए यह प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से फिजिक्स के 9 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चन और बायो के 8 क्वेश्चन होंगे आज के सेशंस में। यह सेट नंबर 6ठा है और हर रोज़ ये MCQ सेशंस के रूप में हम लोग रात्रि 9 बजे लेकर आते हैं प्रत्येक दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। तो सभी लोग जुड़ गए हो तो इसको स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट कीजिए, आंसर कीजिए पहला का। आपको बताना है, छांटना है कि कथन कौन सा गलत जो है कथन है, कथन में कौन सा कथन है जो कि गलत कथन दिया गया है। आपको बताना है कि बताइए कि कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है, पहला ऑप्शन है कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी, उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरेगी, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के कम हो तो वस्तु तैरेगी, या उत्प्लावक बल के बराबर हो तो होगी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला का जो आंसर होगा क्या होगा, पहले नंबर का आंसर बताइए कि क्या होने वाला। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, और जल्दी से जुड़िए सभी लोग, जल्दी जल्दी जुड़िए और आंसर कीजिए पहला का। जो लोग जुड़ गए हैं वो लोग आंसर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, आंसर की बात कहा जाए तो देखिए क्या होगा। अगर पूछा है आपसे कि कथन कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। अगर इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए तो कौन से कथन गलत हैं आपको बताना है। पहले तो आपको बताना है कि कैसे कैसे इसके आंसर होते हैं और कौन कौन से इसके आंसर नहीं है और कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहले तो आपको कथन सत्य को छांटना होगा। पहला कथन क्या है, पहला कथन जो है उसको पढ़िए, जुड़िए जल्दी, बहुत लेट हो जाता है, जुड़िए जल्दी। चलिए जल्दी 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 जुड़िए।
चलिए आंसर की ओर बढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कहेगा कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन सी है। क्या है? कथन गलत सी है। आंसर ले लिए, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसे कैसे कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पे अगर बात कहा जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, मानते हैं कि यह क्या है, एक बीकर ले लेते हैं और इसमें ले लेते हैं जल। इसमें क्या ले लेते हैं? जल ले लेते हैं, और एक इस पर कोई वस्तु तैर रही है, वस्तु तैर रही है। तो इसमें बात पर हमेशा याद रखना होता, एक होता है भार बल और दूसरा होता है उत्क्षेप बल, उत्क्षेप बल या प्रणोद बल। क्या होता है? प्रणोद बल। भार बल, उत्क्षेप बल, प्रणोद बल या उत्प्लावन, उत्प्लावन बल। तो आपको याद रखना होगा भार बल, उत्क्षेप बल, प्रणोद बल या उत्प्लावक बल, तीनों की तीनों क्या है? उत्प्लावक बल ही होते हैं। और भार बल क्या होता है? तो जिस वस्तु के द्वारा, मानते हैं कि यह क्या है? वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा जो बल लगाया जाएगा उसको कहेंगे भार बल। और जो पानी के द्वारा, जो जल है, जल के द्वारा जो बल लगाया जाएगा उसको उत्क्षेप बल, प्रणोद बल या उत्प्लावक बल कहा जाता है। फिर से समझिए, भार बल क्या है? जब वस्तु जल पे जो बल लगाएगा, जो जल है उस पे जो बल लगाएगा उसको कहेंगे भार बल। और जो जल है वस्तु पे जो बल कार्य करेगा, जल के द्वारा जो वस्तु पे बल लगाया जाएगा उसको उत्क्षेप बल, प्रणोद बल या उत्प्लावन बल कहा जाता है। अब देखिए कि वस्तु किस किस स्थिति में कब तैरता है और कब डूबता है। जब वस्तु, जब भार बल क्या हो, जब क्या हो? भार बल अधिक हो। क्या हो? भार बल अधिक हो किसके? उत्क्षेप, प्रणोद या उत्प्लावन बल के। तो लिख लेते हैं यहाँ से उत्प्लावन बल। कहेंगे कि जब भार बल अधिक होगा उत्प्लावन बल से, मतलब कि जितना बल भार बल लगा रहा है उससे कम बल लगा रहा है कौन? उत्प्लावन बल। तब क्या होगा? वस्तु डूब जाएगी। क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। तो पूछेगा कि जब नाव के द्वारा लगाए गए बल जो है उत्प्लावन बल से क्या है? अधिक है, तो वस्तु क्या हो जाएगी? नाव क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। अगर भार बल क्या हो? भार बल बराबर हो किसके? उत्प्लावन बल के, तो वस्तु बीच में रहेगी। वस्तु जो होगी बीच में तैरेगी, पानी के जो बीच है उसमें तैरेगी, बीचों बीच। माने कि यह पानी है ना, तो वस्तु यहाँ पे आके तैरेगी। और जब भार बल अधिक हो जाएगा वस्तु जाके पेंदी में बैठ जाएगी, यानी कि डूब जाएगी। अगर कहेगा कि भार बल क्या होगा? भार बल कम होगा और उत्प्लावन बल क्या होगा? अधिक होगा, तो वस्तु क्या होगी? तैरेगी। तो तीन चीज होता है, जब भार बल अधिक होगा तो वस्तु डूब जाएगी, भार बल और उत्प्लावन बल बराबर होगा तो वस्तु बीच में तैरेगी, और जब भार बल कम होगा और उत्प्लावन बल अधिक होगा तो यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पर वस्तु तैरेगी। जब बराबर होगा बीच में, जब भार बल अधिक होगा डूब जाएगी। यही कभी कभी उल्टा पूछता है, कहता है कि जब उत्प्लावन बल अधिक होगा, तो उत्प्लावन बल किसका अधिक है? इसका। तो कहेंगे जब उत्प्लावन बल अधिक होगा तो तैरेगा, उत्प्लावन बल बराबर होगा तो बीचों बीच तैरेगा, और उत्प्लावन बल कम होगा तो डूब जाएगी। तो दो बातें कहेगी, या तो कहेगा कि भार बल अधिक हो तब डूब जाएगी, या उत्प्लावन बल कम हो तब डूब जाएगी, या भार बल कम हो और उत्प्लावन बल अधिक हो तो वस्तु क्या होगी? तैरेगी। ये सारे के सारे क्रिया इसमें होता है। चलिए आंसर की, थोड़ा आंसर के लिए क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए यही बात आपको आंसर्स में दिया गया है छांटने के लिए, पढ़िए। आपको पहला ऑप्शन बोल रहा है कि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो, मतलब कि जो उत्प्लावन बल लग रहा है वस्तु के जो भार बल है उससे कम होगी, तो वस्तु क्या हो जाएगी?
तो डूब जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उत्प्लावन बल कम हो रहा है और भार बल अधिक, क्योंकि भार से कम बोल रहा है, इसका मतलब कि उत्प्लावन बल कम होगा और भार बल अधिक होगा, इसलिए डूब जाएगी। यह बात क्या है? कथन सत्य है, क्योंकि उत्प्लावन बल कम होने पे डूबेगी और भार बल अधिक होने पे डूबेगी। तो यहाँ पर उत्प्लावक बल कम है और भार बल अधिक है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो, देखिए बोल रहा है कि जो उत्प्लावन बल है अधिक है और भार बल से, मतलब कि उत्प्लावन बल अधिक है और भार बल कम है, तो वस्तु क्या होगी? तैरेगी। ये भी बात क्या है? सत्य है। ये भी बात सत्य है। जबकि ये बोला कि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम होगी, मतलब कि उत्प्लावन बल जो है वस्तु के भार से कम हो रहे तो वस्तु तैरेगी नहीं, उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होना चाहिए तब होगी तैरेगी। तो यही कथन क्या था? गलत था। बाकी तीनों के तीनों कथन क्या थे? सत्य थे। इसलिए पहला का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन को देखिए कि दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? भार प्रति एकांक घनफल, प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल, घनत्व प्रति एकांक घनफल, द्रव्यमान प्रति एकांक घनफल। आंसर कीजिए दूसरा का, और सभी लोग जुड़िए जल्दी से, शेयर कीजिए। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? भार, बताइए आंसर ए बी सी डी में। तो अगर दाब की बात कहा जाए तो दाब को आपको बताए थे पिछले क्लास में बताए थे कि दाब को बल बटे में क्षेत्रफल, प्रणोद बटे में क्षेत्रफल, उत्क्षेप बटे में क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या मिला है? प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल, क्योंकि दाब बराबर बल बटे में क्षेत्रफल, प्रणोद बटे में क्षेत्रफल, उत्क्षेप बटे में क्षेत्रफल, ये सारे के सारे क्या हैं? दाब के ही मात्रक, दाब के ही सूत्र होते हैं। तो इससे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तीसरे नंबर की ओर आते हैं कि बताना है आपको कि गैस के जो आणविक गति हैं, गैस के आणविक गति के वितरण में तापमान वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कि जो गैस के आणविक गति होते हैं उनके भार वितरण के क्रम में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि आपको गलत कथन को चुनना है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए जल्दी कीजिए आंसर इसका, आंसर कीजिए जल्दी से, कौन सा होगा? आंसर कीजिए जल्दी। चलिए देखिए, आंसर की अगर बात कहा जाए तो जो तीसरा नंबर का आंसर होगा वे होगा कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कि कथन कौन सा गलत है। तो कथन गलत जो है ऑप्शन नंबर बी है। आपसे कहा कि जो गैस की आणविक गति है, तापमान जब वृद्धि कर दी जाती है तो कौन सा प्रभाव है, जो कि सत्य है। 3 कथन सत्य हैं जबकि एक कथन गलत है। कथन गलत बी है। देखिए क्या होता है, अगर आप तापमान बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? तापमान बढ़ाते हैं तो जो गैस के आणविक गति होते हैं वह बढ़ जाती है। बात सत्य है कि जब आप तापमान बढ़ाइएगा तो जो गैस के आणविक गति होते हैं वे क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। यह बात भी सत्य है। और जब आप तापमान बढ़ाइएगा तो जो वितरण व्यापक हो जाता है, मतलब कि उसका जो क्षेत्र फैला होता है वह व्यापक रूप से क्या हो जाती है? प्रसारित हो जाती है। ये भी बातें सत्य है कि जब आप गैस को तापमान दीजिएगा तो जो वितरण है उसका व्यापक हो जाता है, मतलब कि उसकी क्षेत्रीय प्रसार क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, व्यापक रूप से फैल जाती है। यह भी कथन क्या है? सत्य कथन है। वितरण वक्र जो वक्र रेखा है, वितरण वक्र के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना कि निम्न तापमान के नीचे रहता है। तो जो वितरण वक्र खींचा जाता है तो कहा जाता है कि क्षेत्र उतना ही होगा जितना कि निम्न तापमान पे रहता है। तो यह तीनों के तीनों कथन क्या थे? सत्य थे, जबकि असत्य कथन क्या था? बी नंबर था। इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखिए। आपसे बोला है कि जो सौर कुकर होता है, जो सौर कुकर होता है उसके अंदर का रंग कैसा होता है? आपको बताना है कि सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है। आंसर कीजिए चौथा नंबर का। सफ़ेद, नीला, काला या भूरा होता है? बताइए।
सौर्य कुकर, आंसर कीजिए जल्दी कि सौर्य कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? सफेद होता है, नीला होता है, काला होता है या भूरा होता है? तो चलिए, अगर इसके आंसर की बात कहा जाए तो सौर्य कुकर के अंदर का रंग जो होता है वे होता है काला। कैसा होता है? काला होता है। सौर्य कुकर ओवन ऐसा उपकरण होता है जो कि खाना बनाने या जल को गर्म करने में काम में आता है। अब यह कार्य कैसे करता है? तो सूर्य के ऊर्जा, जो सूर्य है उसके ऊर्जा का उपयोग करता है, और जो सौर्य कुकर होता है उसके अंदर धातु के डिब्बे होते हैं, मतलब कि धातु के डिब्बे बने होंगे। कैसे? धातु के डिब्बे बने होते हैं। धातु के डिब्बा के अंदर का जो रंग होता है, जो धातु के डिब्बा बने होते हैं ना, इस धातु के अंदर का जो रंग का डिब्बा होता है वे काले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? काले रंग के होते हैं। और आपको पता है कि यह उष्मा ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है और धातु का जो डिब्बा है वह काले रंग के हैं। धातु उष्मा का सुचालक होता है, और उसके साथ साथ आपको पता है कि काला रंग एक उष्मा का अच्छा अवशोषक रंग है। तो जब उष्मा का अच्छा अवशोषक काला रंग है तो काला रंग को क्या करेंगे? लगाएंगे, और उष्मा को क्या करेगा? अवशोषित करता है। जब उष्मा को अवशोषित करता है तो हीट होता है, और जब उष्मा हीट हो जाता है उससे खाना और जल क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। तो कहता है कि कौन? क्योंकि यह काले रंग जो है उष्मा के अच्छे अवशोषक है, इसलिए उसका रंग कैसा रखा जाता है? काला। जबकि सभी सफ़ेद रंग जो है सभी चीज़ों को, सभी प्रकाश को लौटा देता, उष्मा का अच्छा अवशोषक नहीं होता। इसलिए राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 5वां क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। बताइए कि किन किन युग्मों की इकाई समान होगी? बताइए कौन सा है युग्मक जो कि समान इकाई के होते हैं? बल, दूरी, बल, दाब, संवेग, बल दाब या इत्यादि इत्यादि। बताइए कि इनमें से कौन सा होने वाला है? बताइए जल्दी से। कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो चलिए, आंसर की अगर बात कहा जाए तो देखिए, आंसर तो इसका कार्य और ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक दोनों का दोनों क्या होता है? जूल होता है। अब देखिए किसका किसका होता है। अगर बल और दूरी नहीं, बल और दूरी नहीं, अगर यहाँ पर क्या होता? विस्थापन और दूरी होता तो दोनों का क्या होता? समान हो जाता। विस्थापन का भी मीटर और दूरी का भी मीटर तो कहेंगे कि विस्थापन और दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता, और दोनों का क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। अच्छा, एक होता है चाल और एक होता है बेग। चाल और बेग, चाल का भी मीटर प्रति सेकेंड और बेग का भी क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो कहेंगे कि चाल और बेग का होता है, चाल और बेग का होता है। संवेग और आवेग, संवेग और आवेग दोनों का मात्रक भी क्या होता है? एक ही होता है। तो संवेग और आवेग, और P बराबर क्या होता है? mv होता है ना सर। तो क्या होता है? kg, और बेग का होगा मीटर प्रति सेकेंड, तो कहेंगे kg मीटर पर सेकेंड। संवेग और आवेग का क्या है? मात्रक होता है। तो संवेग और आवेग, अगर इसमें एक बल दिया हुआ है तो बल होता है, बल और भार क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बल और भार का एसआई मात्रक बराबर होता है। बल और भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। और कार्य ऊर्जा का जूल होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एक जैसे। जैसे विस्थापन और दूरी का मीटर, तो कहेंगे विस्थापन और दूरी का समान होता है। चाल और बेग का मीटर प्रति सेकेंड, तो कहेंगे इसका भी समान होता है। संवेग और आवेग का केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसका भी समान होता है। और बल और भार का भी समान होता है, तो कहेंगे क्या होता है? न्यूटन होता है। तो आपसे पूछा कौन किसका इकाई समान है? तो कार्य और ऊर्जा का इकाई क्या है? समान है। तो बल के साथ क्या होता? भार हो जाता। दूरी के साथ विस्थापन हो जाता। बल तो हो ही गया। और संवेग के साथ क्या हो जाता? आवेग हो जाता। ये सारे के सारे क्या एक जैसे हो जाते, एक जैसे हो जाते, और ये क्या हो जाते? एक जैसे। और कार्य ऊर्जा एक जैसे तो है ही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखिए, शेयर कर दीजिए एक बार। 6ठा नंबर क्वेश्चन बताइए कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है? सबसे घिसा पीटा क्वेश्चन है। बताइए कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको बताना है।
पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए डाला जाता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इसका डाला जाता है, तो इस सब भी आपको क्वेश्चन आना चाहिए। तो बताइए बल का एसआई मात्रक क्या है? सब लोग किसी का गलती नहीं होना चाहिए। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, क्योंकि अभी बताए हैं बल और भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल और भार दोनों का न्यूटन। केल्विन किसका है? तो तापमान का है सर। पास्कल किसका है? दाब का है। और वोल्ट किसका है? तो विभवांतर का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। आपको बताना है 7वां नंबर कि विरलीकरण होता है जहां हवा की दबाव उच्च होता है, निम्न होता है, समान होता है या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बताइए कि विरलीकरण कब होता है? जब निम्न होगा, उच्च होगा, समान होगा या निर्धारित नहीं किया जाएगा। आपको आंसर कीजिए क्या होगा इसका। सभी लोग आंसर कीजिए, सभी लोग जितने लोग जुड़ते हैं सभी लोग गलती आंसर कीजिए या सही आंसर कीजिए, लेकिन चैट करते रहिए और आंसर देते रहिए। आपका जो आता है उसको क्या कीजिए, आंसर दीजिए और ध्यान से सुनिए। अगर विरलीकरण की बात कहा जाए तो आपको पता है कि हम लोग ध्वनि में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ध्वनि में जब अनुदैर्घ्य तरंग था, अनुदैर्घ्य तरंग के लिए और अनुप्रस्थ तरंग के लिए, तो हम लोग अनुप्रस्थ तरंग के लिए क्या पढ़ रहे थे? तो श्रृंग और गर्त, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग के लिए संपीड़न और विरलन पढ़ रहे थे। संपीड़न और क्या था? विरलन था। तो वही विरलीकरण है। विरलीकरण है। विरलीकरण क्या होता था? जब हवा की दबाव क्या हो? निम्न हो। जब हवा निम्न दबाव में होता है उसको कहते हैं विरलीकरण, और जब हवा की दबाव उच्च होता है उसको संपीड़न कहा जाता है। संपीड़न कहा जाता है। जब निम्न होगा विरलीकरण होगा, उच्च होगा संपीड़न होगा। श्रृंग और गर्त में क्या होता था? ऊपर वाले को श्रृंग और नीचे वाले को गर्त कहा जाता था। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? निम्न होगा। विरलीकरण के जहां हवा दबाव होगा उसको निम्न होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर, कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जो है ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। 8वां नंबर का आंसर कीजिए जल्दी सा, कि कौन सा जो है ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। आयाम, समय अवधि और आवृत्ति, गति या घनत्व। आपको नहीं बताना है कौन सी विशेषता नहीं है। आंसर कीजिए सभी लोग। देखिए, अगर ध्वनि की तरंग की विशेषता की बात कहा जाए तो आयाम भी होता है। समय अवधि, समय अवधि मतलब कि क्या? आवर्तकाल। समय अवधि मतलब कि तरंग दैर्घ्य। क्या? तरंग दैर्घ्य। और आवृत्ति, आयाम, समय अवधि जिसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं, और आवृत्ति और गति, क्योंकि ध्वनि की गति होती है, तो क्योंकि समय अवधि, आवृत्ति की गति, आयाम गति, ये सारे के सारे क्या हैं? होते हैं, जबकि घनत्व नहीं होता है। ध्वनि के तरंग की विशेषता में घनत्व नहीं आता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जबकि ध्वनि की ये प्रमुख अवयव या उसकी विशेषता में समय अवधि, जिसे आवर्तकाल कहते हैं। समय अवधि आवर्तकाल न हो, यहाँ तरंग दैर्घ्य नहीं यार, मिस्टेक हो रहा है। समय अवधि को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो कहेंगे कि समय अवधि यह होता है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल भी होता है, आवृत्ति भी होता है और गति भी होता है। नहीं होता है वह घनत्व। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व। अगले क्वेश्चन को देखिए, किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? आपको बताना है कि किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। बैगनी का, पीला रंग का, नीला रंग का या लाल रंग का? बताइए, आंसर कीजिए 9 नंबर का। किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? आपको बताना है किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। बैगनी, नीला, पीला या लाल? सभी लोग कीजिए। तो चलिए
9 नंबर की अगर देखा जाए तो किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, तो देखिए विचलन कोण सबसे कम का है तो लाल रंग का विचलन कोण क्या होता है, सबसे कम होता है। लाल का सिर्फ आपको यही रखना है याद कि लाल रंग का तरंग धैर्य ही अधिक होता है, जो तरंग धैर्य होता है वही अधिक होता है, बाद बाकी सभी के सभी क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे कि विचलन का है, प्रकीर्णन का है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कम होते हैं। तो किस रंग का, क्योंकि तरंग धैर्य का, लाल रंग का तरंग धैर्य ही सिर्फ अधिक होता है, बाद बाकी सब क्या होते हैं, कम होते हैं, मतलब कि बाकी सब जितने होते हैं कम होते हैं। तो आपसे पूछे किस रंग का सबसे अधिक विचलन होता है, सबसे अधिक विचलन होता तो बैगनी का हो जाता। बैगनी का सिर्फ तरंग धैर्य ही कम होता है, बाकी सब क्या होता है, उच्च होता है। बैगनी का सिर्फ क्या होता है, बैगनी का तरंग धैर्य ही सिर्फ निम्न होता है, बाकी क्या होता है, उच्च होता है। तो आप सभी को पता होगा कि लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक, बाकी सब क्या होते हैं, कम होते हैं, और बैगनी रंग का सब अधिक होता है, सिर्फ तरंग धैर्य क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल रंग पूछा है तो किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, तो लाल रंग का होता है। अगर लाल रंग का तरंग धैर्य भी पूछता है कितना कितना बीच होता है, तो वे होता है 625 mm से लेके 740 mm के बीच होता है। 725 से लेके 740 mm के बीच होता है। 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर आइए और बताइए कि 10वें नंबर क्वेश्चन क्या होंगे। पढ़िए कि जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है। निश्चित अनुपात के नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम या द्रव्यमान संरक्षण के नियम, बताइए राइट आंसर क्या होगा। 10 नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपसे बोला कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो जब अभिक्रियाओं के दौरान उत्पादों में जो द्रव्यमान का योग होता है अपरिवर्तित रहता है, यह द्रव्यमान संरक्षण का क्या है, नियम है। अच्छा, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है और कंफ्यूजिंग भी रहता है, तो एक बार देख लीजिए इसको थोड़ा सा। कहा जाता है कि जो डाल्टन साहब ने परमाणु सिद्धांत दिया था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो था, यह मुख्यतः रासायनिक संयोजन पे आधारित था। यह किस पे आधारित था, तो रासायनिक संयोजन पे, रासायनिक संयोजन पे आधारित था। आपसे पूछे कि जो डाल्टन साहब का परमाणु सिद्धांत है किसके सिद्धांत पे आधारित था, तो कहेंगे कि जो रासायनिक संयोजन है उसके सिद्धांत पे आधारित था। और जो रासायनिक संयोजन है मुख्यतः, रासायनिक संयोजन के मुख्यतः 2 नियम हैं। रासायनिक संयोजन के मुख्यतः कितने नियम हैं, तो रासायनिक संयोजन के मुख्यतः 2 नियम हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान जो संरक्षण है, संरक्षण का नियम, और दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम, जो कि प्राउड साहब के द्वारा भी दिया गया था, यानी कि उसको प्रतिपादित किया गया था, निश्चित अनुपात का नियम, या इसी को स्थिर अनुपात का नियम भी कहा जाता है। स्थिर अनुपात का नियम भी इसको कहा जाता है। तो रासायनिक संयोजन मुख्यतः द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात के नियम पे आधारित होता है यह रासायनिक संयोजन। और रासायनिक संयोजन पे क्या दिए थे, तो डाल्टन साहब ने परमाणु सिद्धांत दिया था। द्रव्यमान संरक्षण क्या है, तो समझिए कि जब आप रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों में, अभिक्रियाओं और उत्पादों में उनके द्रव्यमान का योग जो होता है अपरिवर्तित होता है, जो कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछा था, जो कि आपसे पूछा था कि बताइए कि जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उस दौरान आपके उत्पादों और अभिक्रियाओं का जो है योग जो होता है अपरिवर्तित है, यह किसका है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। जबकि स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम कहता है, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम कहता है कि आप प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, कोई भी रासायनिक यौगिक करा लीजिए, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके जो अवयवी तत्व हैं द्रव्यमान के अनुसार
एक निश्चित अनुपात में होंगे। जितने उसके अवयवी तत्व हैं द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में होंगे, इसीलिए इनको निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। तो आपसे पूछा था कि बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, तो वे क्या थे? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक संयोजन के नियम पे दोनों के दोनों क्या है दिए गए हैं, रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम। और ऊर्जा संरक्षण आपको पता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता। यही क्या था? ऊर्जा का संरक्षण नियम था। अगले आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको बताइए कि एक यौगिक नहीं है। कौन सा है जो एक यौगिक नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा एक यौगिक नहीं है। लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बताइए कि कौन सा है जो एक यौगिक नहीं है। लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आंसर कीजिए और शेयर भी कीजिए। और जो लोग लाइक नहीं किए लाइक को कीजिए, भूल जाते हैं देखने के आगे। देखिए, अगर यौगिक की बात कहा जाता है तो 2 या 2 से अधिक तत्वों का, क्या 2 या 2 से अधिक तत्वों का, 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो बनता है, मतलब कि कहा जाता है 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब आप निश्चित अनुपात में रासायनिक यौगिक कराते हैं या रासायनिक बंधन बनवाते हैं तो जुड़ने से जो रासायनिक यौगिक बनता है, जो रासायनिक बनता है उसको रासायनिक यौगिक यानी कि यौगिक कहा जाता है। मतलब कि सिंपली समझिए कि 2 या 2 से अधिक यौगिक को जब आप निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यह क्या बनता है? यौगिक बनता है। और यौगिक जब निश्चित अनुपात में बनता है तो इसका क्या कोई ना कोई फॉर्मूला होता है। देखिए, लेड का कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक प्रतीक होता है। प्रतीक क्या होता है? तो पीबी क्या है? लेड का प्रतीक है, जो कि यह प्रतीक चिन्ह है, यौगिक नहीं है। जबकि चौक जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है, तो इसका क्या है? सूत्र होता है। आप हर एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी यौगिक होंगे उनका सूत्र होगा, जिनका सूत्र नहीं है वह यौगिक नहीं होते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका भी सूत्र होता है, क्या होता है? तो H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। और सल्फर डाइऑक्साइड के कहता है तो SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। यह क्या सारे के सारे सूत्र हैं, लेकिन लेड का कोई सूत्र नहीं है। पीबी क्या? इसका प्रतीक चिन्ह है, कोई सूत्र नहीं है। और इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेड हो जाएगा, क्योंकि लेड एक तत्व है, लेड एक यौगिक नहीं है। जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड एक यौगिक है, चौक भी यौगिक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी यौगिक है, क्योंकि तीनों के सूत्र हैं, जबकि लेड का सूत्र नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर, कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है, जिसका ऊर्ध्वपातन क्रिया नहीं हो पाता है, उसमें कौन सा है? यानी कि ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। बताइए 12 नंबर का। सोडियम सल्फेट, कपूर, अमोनिया क्लोराइड या नेफ्थेलिन, बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। 12 नंबर का कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? सोडियम सल्फेट, कपूर, अमोनिया क्लोराइड या नेफ्थेलिन। तो अगर इसका आंसर की बात कहा जाए तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन में कहा जाता है कि ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया होती है। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें जब आप किसी ठोस को गर्म करते हैं तो सीधे क्या हो जाते हैं? वाष्प में बदल जाता है। जबकि हम किसी चीज़ को अगर गर्म करते हैं तो पहले ठोस से द्रव में बदलता है और द्रव से तब गैस में आता है। लेकिन जो ऊर्ध्वपातक पदार्थ होते हैं, आप ठोस को गर्म कीजिए तो डायरेक्ट किस में बन जाएगा? गैस में बन जाता है। तो कहता है कि वैसा ठोस जो कि गर्म करने पर डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं उसको ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कपूर को आप गर्म कीजिए, द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। नेफ्थेलिन को भी आप गर्म कीजिएगा, डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। अमोनिया क्लोराइड को भी गर्म कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। जबकि सोडियम सल्फेट को आप गर्म करके डायरेक्ट गैस में नहीं बदल सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सोडियम सल्फेट एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, जबकि तीनों के तीनों ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कि बताइए कि निम्नलिखित में से
किस कारण से, मतलब कि कौन का कारक है, कौन से कारक हैं जो कि वाष्पीकरण के जो दर है उसको कम कर देते हैं, मतलब कि जो वाष्पन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रही है, वाष्पीकरण की क्रियाओं को कम कर देता है। कब? जब तापमान में वृद्धि हो जाए तब वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी, या नमी की मात्रा हो तब कम हो जाएगी, सतह का क्षेत्र में वृद्धि किया जाए, सतह का जो क्षेत्र है वृद्धि कर दिया जाए तब, या हवा की गति में वृद्धि कर दिया जाए तब। बताइए 13 का क्या आंसर होगा? ABCD। बताइए 13 नंबर का आंसर कीजिए जल्दी, क्या होगा? अगर इसके राइट आंसर्स की अगर बात कहा जाए कि वाष्पीकरण की दर किसको कम, देखिए अगर आप तापमान जितना बढ़ाइएगा वाष्पीकरण की दर उतना ही अधिक होगा, तो किसके वाष्पीकरण की दर को तो कम नहीं करेगा, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगा, यह तो होता है। अब वो आपको पूछ रहा है कि कम करता है, यह तो तापमान बढ़ाने से बढ़ जाता है, तापमान वृद्धि से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। सतह के अगर आप क्षेत्र, मतलब कि पहले इतनी क्षेत्र में, अब क्या हो रहा है, बड़ा सा क्षेत्र में अगर आप जैसे कि पहले आप एक गिलास में दूध पी रहे हैं और एक आप थाली में लेकर पी रहे हैं, तो थाली का क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्र बढ़ गया, पृष्ठीय क्षेत्र क्या हो गया, बढ़ गया। पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ने से क्या होगा, तो वाष्पीकरण की दर, जब आप सतह का क्षेत्र बढ़ा दीजिएगा तो उसका वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो तापमान बढ़ाने से भी वाष्पीकरण की दर बढ़ता है, सतह के क्षेत्र बढ़ाने से भी वाष्पीकरण का दर बढ़ता है, और हवा की अगर गति होगी, जितनी हवा अधिक होगी उतना ही क्या होगा, वाष्पीकरण के अधिक होंगे। तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, वाष्पीकरण के दर को बढ़ाएंगे। जबकि वायुमंडल में अगर नमी की मात्रा अधिक होगी, नमी का मतलब है कि वायु में जो नमी की मात्रा अधिक होगी तो वाष्पीकरण कहाँ होगा, वाष्पित होके, क्योंकि वाष्पन होकर कण किसी में घुलना होता है। जब वायु में खुद ही नमी होगी तो क्या सूखाएगा, इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में कपड़ा जल्दी सूखता है जबकि बरसात के दिनों में नहीं, क्योंकि बरसात के दिनों में वायुमंडल में नमी की मात्रा अधिक होती है, जबकि गर्मी के दिनों में वायु में जो होती है नमी की मात्रा कम होती है। तो नमी की, अगर वाष्पीकरण के दर को कम कर देता है कौन, तो नमी, अगर वायु में नमी होगी तो उसकी दर को क्या करेगी, कम करेगी। जबकि तापमान वृद्धि होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ेगा, सतह का क्षेत्र भी तब पर भी बढ़ेगा, और हवा की गति पर भी बढ़ता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नमी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर बताइए कि 3 तत्वों को नामित किया गया है, जिसमें आपको बताना है कि जो बाहरी सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको बताना है कि बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन 3 तत्व है जिसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए कौन से ऐसे हैं जो कि, चलिए बताइए जल्दी से। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हीलियम, नियोन, आर्गन, या मैग्नीशियम, हीलियम, नियोन। 14 का आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए अगर बात कहा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको पता है लिथियम का होता है एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का होता है 11 और पोटेशियम का होता है 19। अगर 3 को आप कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 2 और 1। जब 11 को कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 2, 8 और 1। जबकि आप 19 को कीजिएगा तो 2, 8, 8 और 1, क्योंकि 2, 8, 10, 8, 18, 1, 19, 8, 2, 10, 1, 11। देख रहे हैं सभी के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। जबकि आप किसी को देखिएगा, जैसे मैग्नीशियम होता है खुद 12 होता है, तो इसको क्या कीजिएगा, 2, 8, 2, 8, 2, 10, 2, 12, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। पहला ऑप्शन तो इसी तरह गलत हो रहा है। हीलियम, मैग्नीशियम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी गलत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जा रहा है, सी, अरे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 14 के पूछे कौन से निम्न में से कौन से 3 तत्व हैं जिनके बाह्यतम 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कहेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, आंसर कीजिए सर। कि वर्गीकरण, मतलब किनके वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, न्यूलैंड के ऑक्टेट्स में, डोवर्नियर के त्रिक नियम में। बताना है कि 7 आवर्त और 8 समूह कब थे, किसके समय में, यानी किस में।
बताइए जल्दी से। मेंडलीव के आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, न्यूलैंड में या आधुनिक में? 15 का आंसर कीजिए जल्दी से। 15 नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से, किसी की गलती नहीं होना चाहिए। चलो आइए अगला देखिए क्या हो गया इसका आंसर। तो क्या किस में 7 आवर्त और 18 समूह थे? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। 7 आवर्त और 18 समूह किस में है? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें। और आधुनिक आवर्त सारणी आपको किस में दिया गया है? तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम को लेकर दिया गया है। 16 नंबर को आंसर कीजिए, 16 नंबर का आंसर कीजिए। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया कराते, अरे बाप रे बाप, आपको कहा कि धातु को पानी के साथ अभिक्रिया कराइए तो कौन सी गैस निकलेगा? बताइए। धातु को पानी के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो कौन सा गैस निकलेगा? जब आप धातु को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन? बताइए सभी लोग। देखिए, अगर जब आप धातु को, मान लेते हैं धातु ले लेते हैं सोडियम, ठीक है, सोडियम के 2 अणु ले लिए और इसी को क्या किए कि जल के साथ अभिक्रिया करा लिया। और आपको पता है तब क्या होता है, जब आप धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराइएगा, धातु को जब आप जल के साथ अभिक्रिया कराइएगा तब यह क्या होगा? NaOH बनेगा। क्या बनेगा? NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब प्लस यह क्या होगा? H2 गैस बनाएगा। जब आप किसी धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये धातु ऑक्साइड बनाता है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो आप सिंपली याद रखिए, धातु को पानी के साथ अभिक्रिया कराने से धातु ऑक्साइड बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है और क्या? और हाइड्रोजन गैस क्या करता है? मुक्त करता है। तो क्या है कि कौन सी गैस निकलेगा? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जल के साथ अभिक्रिया कराने से धातु ऑक्साइड बनता है, तो धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराने से धातु ऑक्साइड और गैस कौन मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। बताइए कि 17 नंबर क्या होगा? आपको बताना है कि 17 नंबर का आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा भौतिक रूप में मौजूद हो सकता, यानी कि विभिन्न रूपों में मौजूद होता? सिलिकॉन, पोटेशियम, कार्बन, मैग्नीशियम। कौन है जो कि विभिन्न रूपों में क्या हो सकते हैं? विभिन्न रूपों में मौजूद होता है। कौन है जो कि विभिन्न रूपों में मौजूद होता है? बताइए 17 का। कौन है जो कि विभिन्न रूपों में मौजूद होता है? देखिए, अगर विभिन्न रूपों में मौजूद की अगर बात कहा जाए, कौन है जो विभिन्न रूपों में मौजूद होता है, तो वे है कार्बन। आंसर क्या होगा इसका? कार्बन होगा। क्योंकि जो कार्बन होता है यह मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जा सकता है। जो कार्बन है मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जा सकता है। तो कार्बन के विभिन्न रूप भी होते हैं, जैसे कि हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, फ्लोरीन हुआ, यह क्या है? विभिन्न रूप में पाए जाते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। तो आपको याद रखना है कौन है जो कि विभिन्न रूपों में पाया जाता है, विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है, तो कार्बन। क्योंकि कार्बन जो है विभिन्न रूपों में मुक्त अवस्था में भी और संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, और विभिन्न रूप में जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के जैसे के रूप में भी दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर की बताना है कि निम्न में से कौन जो है बहुविखंडन कोशिकाओं में विभाजित होता है? प्लेनेरिया, ईस्ट, हाइड्रा या प्लाज्मोडियम? बताइए। आपको बताना है कि प्लेनेरिया, ईस्ट, हाइड्रा या प्लाज्मोडियम बहुविखंडन के रूप में कौन होता है? प्लेनेरिया, ईस्ट या हाइड्रा? जल्दी कीजिए, 18 नंबर का आंसर
क्या होगा? 18 नंबर का आंसर कीजिए जल्दी सा। क्या होगा बताइए, प्लाज्मोडियम या क्या होगा? आंसर कीजिए जल्दी से। बहुविखंडन किसमें होता है? आंसर देखिए, आंसर होगा इसका क्या? आंसर की अगर बात कहा जाए तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में कैसा विखंडन होता है? तो बहुविखंडन होता है। हाइड्रा में मुकुलन, ठीक है। ईस्ट में भी विखंडन होता है। हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है। और प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। प्लेनेरिया इत्यादि देखते रहिएगा कि क्या होगा। बहुविखंडन किस में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। प्लाज्मोडियम किसका है? तो मलेरिया की जो प्लाज्मोडियम है यह प्रोटोजोआ संघ से संबंधित रखता है। किससे रखता है? जो प्रोटोजोआ संघ है उससे रखता है। और जो मलेरिया के प्रोटोजोआ होते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। तो जो मलेरिया के प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम होते हैं वे कैसे विखंडन करते हैं? तो बहुविखंडन के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। जबकि ईस्ट और हाइड्रा को मुकुलन विधि के द्वारा क्या करते हैं? अपना विखंडन करते हैं। अगले क्वेश्चन होता है, कौन सा जानवर यानी कौन से संघ के जानवर में फ्लैट वर्म या चपटे कृमि भी कहा जाता है? मतलब किस संघ के जो जंतु हैं उनको फ्लैट वर्म या चपटे कृमि के रूप में जाना जाता है? बताइए कौन से हैं जिनको कि फ्लैट वर्म या चपटे कृमि के रूप में जाना जाता है? निमिटोडा, पेरिफेरा, कोएलिनेट्रेट, प्लेट हेलिमिनिथीज। बताइए 19 का आंसर कीजिए जल्दी से। जानवरों में किस संघ को फ्लैट वर्म या चपटे कृमि भी कहा जाता है? कोएलिनेटेट्रा, निमोटोडा, पेरिफेरा या प्लेट हेलिमिनिथीज। अगर इसका आंसर की बात कहा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेट हेलिमिनिथीज। क्या हो जाएगा? प्लेट हेलिमिनिथीज। प्लेट हेलिमिनिथीज की अगर बात कहा जाए तो जो प्लेट हेलिमिनिथीज संघ के जो जंतु होते हैं वह त्रिस्तरीय होते हैं। कैसे होते हैं? तो त्रिस्तरीय होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिस्तरीय होते हैं। परंतु जो इनका देह गुहा नहीं पाया जाता। आपसे पूछते हैं कि जो प्लेट हेलिमिनिथीज के कितने स्तरीय होते हैं? त्रिस्तरीय होते हैं। और इनमें देह गुहा नहीं होता, देह गुहा नहीं पाई जाती। अच्छा, इसकी जो आधार होती है, आधार पृष्ठ जो होती है चपटी होती है। इसकी आधार पृष्ठ कैसी होती है? अगर आपसे पूछे कि जो प्लेट हेलिमिनिथीज है इसकी आधार पृष्ठ जो होती है वे चपटी होती है। कैसी होती है? जो आधार पृष्ठ है उसकी चपटी होती है। और इसमें जो होता है कंकाल, श्वसन अंग और परिवहन अंग आदि नहीं पाए जाते हैं। मतलब कि जो इस संघ के जंतु होते हैं न तो इसमें कंकाल पाया जाता है, न ही इनमें श्वसन अंग पाया जाता है और न ही इनमें परिवहन अंग पाए जाते हैं। यानी कि इन सबों का अभाव होता है। जो प्लेट हेलिमिनिथीज संघ के जंतु होते हैं उनमें कंकाल, श्वसन और परिवहन नहीं होता। इनकी आधार कैसी होती है? चपटी होती है। और यह जो होते हैं उभयलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? यह उभयलिंगी होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात कहा जाए तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो जैसे हुआ प्लेनेरिया। अगर एग्जाम्पल की अगर बात कहा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? एक होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के बाद होता है लीवर फ्यूलक, और तीसरा होता है फीता कृमि। यह सारे के सारे जो हैं प्लेट हेलिमिनिथीज के ही संघ के हैं। तो फ्लैट वर्म या चपटे कृमि। क्यों चपटे कृमि कहा जाता है? क्योंकि इनकी आधार पृष्ठ जो होती है
चपटी होती है, इसलिए प्लेट हेलेमिनिथी संघ के जो जंतु हैं उनको चपटे कृमि के नाम से या फ्लैट वर्म, फ्लैट मतलब चपटे वर्म यानी कि चपटी कृमि के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कौन से जानवर, मतलब किस संघ के जानवर को फ्लैट वर्म या चपटे कृमि, क्योंकि होते हैं तो जो प्लेट हेलेमिनिथीज होते हैं इनका जो आधार पृष्ठ चपटा होता है, इसलिए इनका संघ होता है फ्लैट हेलेमिनिथीज। अगले बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है कि फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। आपको बताना है कि कौन है जो कि फूल का एक मादा प्रजनन अंग है, पंखुड़ी, पुंकेसर, बाह्य दल या स्त्री केसर। बताइए जल्दी से, 20 नंबर का आंसर बताइए। कौन है जो कि फूल का एक मादा प्रजनन अंग है, फूल का एक मादा प्रजनन अंग है, बताइए। आंसर कीजिए जल्दी से। पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, क्या होगा, आंसर कीजिए। अगर मादा पूछा है और मादा मतलब फीमेल ना, फीमेल, जब फीमेल होगी तो उसको क्या कहेंगे, स्त्री केसर। तो आपसे पूछा कि फूल का एक मादा प्रजनन अंग कौन सा है, तो वह है स्त्री केसर। अच्छा, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि इससे कौन कौन से है जो कि दिखाई देता है। देखिए, यह पुष्प के, क्योंकि यह जो अंग थे पुष्प के ही पादप के थे। देखिए, अगर आपसे पूछे तो जो यह दिखाई दे रहा है जैसे कि वर्तिका, क्या, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है, यह सारे के सारे जो होते हैं स्त्री केसर, मतलब कि स्त्री अंग होता है, यानी कि फीमेल अंग होता है। और जबकि पुंकेसर जो होता है जैसे कि परागकोश, तंतु दल, बाह्य दल, अंडकोश। बाह्य दल मतलब कि आपको सिर्फ देखिए, पुंकेसर जो होता है पुरुष दल, आपको दो ही बात याद रखना है। फिर से एक बार इसको मिटाते हैं। देखिए, आपसे पूछे कि आपको बताना है कि कौन फीमेल वर्ती, मतलब कि कौन कौन से फीमेल अंग है और कौन कौन से मादा, मतलब कौन कौन से मादा जननांग है और कौन कौन से, बताना है कि कौन मादा जननांग है और कौन से पुरुष जननांग है। तो देखिए, पुंकेसर आपसे पूछे कि पुरुष में किस में पाया जाता है, फीमेल गैमिट्स में या मेल में या फीमेल में। तो अगर पुंकेसर होता है पुरुष में, ठीक ना, और स्त्री केसर होता है, देखिए, पिस्टिल, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, यह किस में होता है, स्त्री केसर में। और पुंकेसर होता है तो यह होता है नर गैमिट्स में, और यह क्या होता है, मादा जननांग में। मादा जननांग, यह मादा जननांग है, और क्या है, यह नर जननांग है। मतलब कि जो फूल होते हैं उसमें मादा जननांग और नर जननांग कौन से हैं। तो आपसे पूछे कि जो स्त्री केसर किस में पाया जाता है, स्त्री केसर को कभी पिस्टिल कहा जाता है तो वह मादा जननांग है। पुंकेसर को एस्टामिन कहा जाता है जो कि पुंकेसर होता है। और परागकोश किस में पाया जाता है, जिसे एंथर कहा जाता है। परागकोश को एंथर कहते हैं जो कि एस्टामिन पुंकेसर। परागकोश से यह क्या है, पुतंतु, फिलामेंट्स, और यह दल आपसे पूछता है, कभी कभी दे देता है। एक बताए अंडाशय, तो अंडाशय यहाँ पे, ठीक ना, अंडकोश, अंडाशय यह बड़ा सा भाग होता है और जो छोटा होता है यह अंडाशय। इसी से आया था कि अंडाशय से कल क्या बताए थे कि अंडाशय से फल विकसित होता है, जबकि बीजांड से क्या होता है, बीज विकसित होता है। और यह होता है बाह्य दल। आपसे पूछेगा बाह्य दल, जो हरा वाला भाग होता है उसको बाह्य दलपुंज, दलपुंज जो कि कलर वाला भाग होता है, जो लाल लाल वाला फूल दिखाई देता है, जो उसको दलपुंज, पुंतंतु। अब क्या होता है कि जब यह जनन होता है, अब यह क्या होता है कि परागकोश से आपका परागकण निकलता है। किससे, तो जो पराग का कोश है, कौन परागकोश है, तो जो यह पुंकेसर में, किसमें, पुंकेसर में उपस्थित जो परागकोश है, परागकोश से परागकण निकलते हैं और परागकण वर्तिकाग्र पर जाके क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं।
यह जो पराग कोश से पराग कण निकलते हैं और पराग कण किस पे बैठ जाते हैं, तो वर्तिकाग्र पे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। यह जो दिखाई दे रहा है क्या है, वर्तिकाग्र है, यह वर्तिकाग्र पे बैठ जाते हैं। और जितने यह दिखाई दे रहा है यह सब के सब क्या है, तो पराग कोश हैं। इसी पराग कोश से परागकण निकल के वर्तिकाग्र में समाहित हो जाते हैं और वर्तिकाग्र में समाने के बाद यह वर्तिका के माध्यम से कहाँ पहुँच जाता है, अंडाशय में पहुँच जाता है। फिर से इसकी क्रिया फिर से समझिए, एक बार फिर से इसको मिटाते हैं, फिर से समझिए ताकि यह क्लियर हो जाएगा। देखिए अंग आपको दिखाई दे दिया, यह स्त्री केसर के अंग है, जो स्त्री है उसके मतलब कि जो मादा जननांग है उसके हैं। कौन कौन से, ये वाला भाग होता है वर्तिकाग्र, इसको कहते हैं वर्तिका, और यह जो होता है पूरा होता है क्या, अंडाशय, और यह जो छोटा दिया अंडकोश, पूरा अंडकोश, यह क्या होता है, अंडाशय। अब पराग कोश जो है, जो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, यह सारे के सारे क्या हैं, पराग कोश हैं। इसी पराग कोश से पराग कण निकलते हैं और पराग कण निकल कर आकर कहाँ मिलते हैं, तो वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं। वर्तिकाग्र पे आने के बाद ये वर्तिकाग्र से होते हुए, क्योंकि वर्तिकाग्र पर होने के बाद यह वर्तिका में पहुंचते हैं और वर्तिका क्या करती है, फिर इसको अंडाशय या अंडकोश में ले जाती है और फिर यहाँ से निषेचन होने के बाद फिर क्या होता है, बनता है, तो फिर फल बनता है। तो आपसे पूछता है कि अंडाशय से किसका विकसित होता है, तो फल का, जबकि बीजांड से फूल का होता है। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि कौन कौन से पुरुष के अंग हैं, यानी कि फीमेल जननांग है तो वर्तिकाग्र और वर्तिका। और कभी कभी पूछता है कि पुंकेसर किस में पाया जाता है, तो पुरुष में। पुंकेसर किस में पाया जाता है, तो पुरुष में पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन था कि बताइए कि फूल का एक मादा प्रजनन अंग है, मादा का प्रजनन अंग क्या है, स्त्री केसर। पुंकेसर तो पुरुष में होता है, मतलब कि यह नर जननांग है, नर के प्रजनन अंग है। स्त्री केसर है मादा जननांग के। पंखुड़ी और बाह्य दलपुंज, यह तो क्या एक जननांग नहीं है, यह क्या एक सपोर्टिव होता है, पंखुड़ी और बाह्य दलपुंज। इस पे कोई जननांग का पार्ट नहीं है, यह फूल का पार्ट है, पंखुड़ी और बाह्य दलपुंज। पंखुड़ी देखिए कौन सा है, पंखुड़ी और बाह्य दलपुंज देखिए, यह क्या है, दल दिखाई दे रहा है। बाह्य दलपुंज तो यह हरा वाला भाग जो है इसको बाह्य दलपुंज, और दलपुंज जो होता है इसी को पंखुड़ी कहा जाता है, जो फूल वाला पार्ट्स होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर है 21 नंबर, कि कौन सी जीवन की प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलता है। जीवन की कौन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक ऊर्जा जो है उष्ण ऊर्जा में बदल जाता है, बताइए कौन सी ऊर्जा है जो रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदल देता है। संचालन, पोषण, श्वसन या उत्सर्जन। संचालन, पोषण, उत्सर्जन या, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर कीजिए जल्दी से, कि कौन सी प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा जो है उष्ण ऊर्जा में बदल जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा श्वसन। श्वसन के दौरान क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा जो होता है उष्ण ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो रासायनिक क्रिया के दौरान जब ऑक्सीजन क्या करता है, आपको ऑक्सीकरण के रूप में, मतलब कि उसको ऑक्सीकृत करता है। जब ऑक्सीकृत करता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो भोजन का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, और ऑक्सीकरण जब होता है तो वह क्या करता है, उष्ण ऊर्जा के रूप में पैदा करता है। तो पूछता है कि उष्ण ऊर्जा कौन पैदा करता है, तो जो श्वसन होता है वह उष्ण ऊर्जा पैदा करता है। अगला, हड्डी को माने हड्डियों को जोड़ता है, मतलब कि हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, कौन, उपास्थि, ऑर्लर, स्नायु बंधन या स्नायु। आपको बताना है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है कौन सा बंधन, उपस्थि, ऑरल, स्नायु बंधन या स्नायु, बताइए कौन जोड़ता है। कौन जोड़ता है, आंसर कीजिए जल्दी 22 का। अगर इसका आंसर की बात कहा जाए तो इसका राइट आंसर होगा स्नायुबंध। स्नायुबंध को ही हम लिगामेंटस कहते हैं, लिगामेंटस कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, क्योंकि अस्थि से अस्थि के जोड़ को, अस्थि से जो अस्थि के जोड़ होता है, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या बोलते हैं, लिगामेंटस, लिगामेंट
या इसी को स्नायुबंध कहा जाता है। जबकि अस्थि से अगर मांसपेशी होता तो उसको कहते हैं टेंडन, उसको क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। उपास्थि अस्थि तो हड्डी की भाग है, कार्टिलेज जो मुलायम वाला भाग होता है उपास्थि, उसी को कार्टिलेज या उपास्थि बोला जाता है। जो मुलायम हड्डी होता है उसको कार्टिलेज बोला जाता है। तो स्नायु नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? स्नायु बंद होगा। स्नायु और स्नायु बंद होगा तो स्नायु बंद मारते हैं, और स्नायु नहीं रहता है स्नायु बंद तो स्नायु भी आंसर होता है। यहाँ पे स्नायु बंद है इसलिए क्या होगा? स्नायु होगा। 23वां, उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव में पुरुष अभी आते और महिला भी, तो पुरुष और महिला के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, मतलब कि कार्य करना स्टार्ट हो जाते हैं, और गोनाड्स युग्मक में सेक्स हार्मोन का उत्पादन कर देते हैं, और मानव जो है यौन के प्रति परिपक्व हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? यौन प्रजनन, युग्मक, अनिषेक जनन या किशोरावस्था। आपको अवस्था बताना है कि कौन सी अवस्था में ऐसी ऐसी क्रियाएं होती है। 23 का बताइए, 23 का आंसर क्या होगा? 23 नंबर का आंसर क्या होगा बताइए। तो अगर इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए, कौन जब प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाता है, मतलब कि कब? तो जब आप किशोरावस्था में रहते हैं, तो किशोरावस्था में आपके जो प्रजनन अंग होते हैं, किशोरावस्था में प्रजनन अंग कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं, गोनाड्स भी बनते हैं और सेक्स हार्मोन भी उत्पादन होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर्स क्या हो जाएंगे? किशोरावस्था। यौन प्रजनन, युग्मक, अनिषेचक जनन ये नहीं होता है। अगले आते हैं 24 नंबर। HIV का फुल रूप क्या होता है? बताइए कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? HIV का पूर्ण रूप क्या है बताइए। HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन 3 वायरस, ह्यूमन इम्यून वायरस, ह्यूमन इम्यूनेसी वायरस। बताइए सभी लोग बताइए 24 का क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस क्या होगा बताइए। 24 नंबर का आंसर बताइए जल्दी से। तो अगर HIV का पूर्ण रूप की अगर बात कहा जाए तो HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? जल्दी बताइए। HIV का पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो होता है HIV का पूर्ण रूप होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 25 नंबर, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। बताइए 25 का कि किसकी कोशिकाएं कोने पर अनियमित रूप से मोटी होती है, यानी कि अनियमित रूप से क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। बताइए। स्थूल कोण जिसे कोलिनेकाइमा कहा जाता है, मृदु ऊतक जिसे पेर्नोकाइमा कहा जाता है, दृढ़ ऊतक एस्कर्लेकाइमा कहा जाता है, और वायु ऊतक जिसे एरोनोकाइमा कहा जाता है। बताइए जल्दी से 25 का आंसर कीजिए। 25 का आंसर कीजिए। किसके कोने पर अनियमित रूप से मोटी हो जाती है? तो अगर इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए क्या होता है कि जो स्थूल कोण ऊतक होते हैं या जो कोलिनेकाइमा होते हैं, ये पौधे में लचीलापन लाते हैं। क्या आते हैं? लचीलापन है, लचीलापन लाते हैं। और क्या होता है कि यह यांत्रिकी सहायता करने में भी मदद करते हैं। किसमें? यांत्रिकी सहायता में। यांत्रिकी सहायता में भी ये, क्योंकि लचीलापन नहीं रहेगा तब तक यांत्रिकी सहायता कैसे करेंगे, मतलब कि वह किसी का जनन कैसे होगा। तो यांत्रिकी सहायता करने में लचीलापन होने के कारण यह क्या होता है? यांत्रिकी में भी सहायता करते हैं। यह ऊतक एपिडर्मिस का जो नीचे होता है, एपिडर्मिस जो ऊतक होता है, एपिडर्मिस के नीचे जो पर्णवृत्त होता है, जो पेडिकल होता है, पर्णवृत्त जो होता है उसमें पाए जाते हैं। किसमें? एपिडर्मिस के नीचे जो पर्णवृत्त होता है उसमें पाया जाता है। इनके जो होते हैं, इनमें जो होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, क्या होता है? सेल्यूलोज, और एक होता है हेमीसेलुलोज, सेल्यूलोज, तथा पैक्टिन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन,
जमा होते हैं इसी कारण से, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन के जमाव के कारण इसे के जो कोने पे जो कोना होता है, उनके कोने पर जो कोना है वहाँ पे अनियमित रूप से क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो किस कारण से मोटी हो जाती है, तो सेलुलोज और जो हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन है वह एक कोने पर जाके संचित हो जाते हैं, इसलिए यह कोलेनेकाइमा या स्थूल क्या हो जाते हैं, उत्तक हो जाते हैं या कोलेनेकाइमा होते हैं। तो सबसे अधिक लचीला से भी पूछता है, तो 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को डी एजुकेशन से जुड़ने के लिए, और यह सेट 6ठा नंबर जो सेट था उससे जुड़ने के लिए। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और अब लास्ट में लाइक भी कर दी, जो लोग लाइक नहीं किए उसको लाइक करके ही जाएं, और जितने लोग भी हैं लाइक करिए, शेयर भी कीजिए, और सही समय पर जुड़िए। जब 9 बजे है तो 9 बजे ही जुड़ जाइए, 9 बजे से, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप लेट जुड़िएगा तब तक से एक क्वेश्चन आपसे निकल गया होता है। तो आप लोग सभी लोग साथ में जुड़िए, 9 बजे ही जुड़िए। और सेशंस कुछ बड़ा नहीं, 1 घंटा के करीब में ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। 1 घंटा 1 मिनट, 1 घंटा 2 मिनट में क्या होता है, सेशंस को ख़त्म कर दिया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को डी एजुकेशन से जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।